हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इकोनॉमिक सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी का आज जो है 4 साल पूरा हो गया 1 जुलाई 2021 को, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो जीएसटी को पहले पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि टैक्स क्या होता है, और टैक्स में कुछ जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसके बारे में जान लेंगे, ताकि इसको समझने में आसानी हो। अब पूरा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखोगे 2020 का क्वेश्चन मेंस का, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जीएसटी से, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जीएसटी से, इसलिए जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम टैक्स समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स जो होता है, जो इनकम होता है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी जो भी इनकम होता है स्टेट का उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी जो टैक्स, यानी जिसके पास इनकम ज़्यादा है उसके ऊपर टैक्स ले भी किया जाता है, उससे इनकम को कलेक्ट किया जाता है, उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिसके पास नहीं है पैसे। यानी चाहे वेलफेयर के हेल्प से हो गया या किसी अदर हेल्प से हो गया है, इसके हेल्प से क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी को बोलते हैं टैक्स। अब टैक्स दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको समझने से पहले एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है, एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, एक होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो ये दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि ये दोनों का मतलब क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो सबसे पहले आप एग्जांपल समझो कि सपोज करो कि आपको कोई भी आपका फैमिली मेम्बर, चाहे वो आपका मम्मी हो या पापा हो, आपको बोलते हैं कि वो जा कर के मार्केट से कोई सामान ले आना है। तो आप क्या करते हो कि आप किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसे बोलते हैं इंसिडेंस। यानी मान लो कि एक ए है, ये इससे बोला गया कि जाकर के मार्केट से कोई सामान लेकर के आना है। ये क्या करता है, बी को ट्रांसफ़र कर देता है कि ये इससे बोल देता है कि जाकर के तुम सामान ले आओ, यानी मार्केट से कोई सामान लेकर के ख़रीद करके आओ। तो ये क्या किया कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसको ट्रांसफ़र कर दिया, बी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट्स। जब भी यानी जो है जिस पे फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट्स। यानी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ किस पे है, बी पे। अगर मान लो बी किसी और पे ट्रांसफ़र कर देता है, बी मान लो सी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पे इंसिडेंस किस पे शिफ्ट हो गया, सी पे। यानी इंसिडेंस क्या हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यानी इंसिडेंस इस पे हो गया। और वहीं पे इम्पैक्ट क्या हो गया कि इम्पैक्ट जिसको फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिसको दिया गया, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया, तो ए को दिया गया, तो इसको बोलेंगे इम्पैक्ट बोलेंगे। तो वहीं पर आप देखो, अब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों सेम पॉइंट पर लागू होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस। तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो होगा सेम पॉइंट पर लागू हो गया। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए कोई एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसके ऊपर इनकम टैक्स लागू हो रहा है। तो ये क्या, इसके ऊपर क्या हो रहा है कि इस पर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है पे करने का, और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इसी के ऊपर। तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। और जिस पे यानी इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों अदर पॉइंट पर यानी शिफ्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि आप यानी कोई शॉप जाते हो, वहाँ पे आप कोई गुड्स को परचेज करते हो, सपोज करो बिस्किट आप परचेज करते हो, तो बिस्किट जो ये किसको यानी पे करने का है, पहला इम्पैक्ट किस पे है, ये तो ये सेलर के ऊपर है। यानी ये जो टैक्स पे करने का ये पहला इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर है, सेलर के ऊपर है। लेकिन पे कौन कर रहा है, कस्टमर पे कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इंसिडेंस। यानी इंसिडेंस किसी और के ऊपर है और इम्पैक्ट किसी और के ऊपर है, तो इसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, जो कि कोई जो मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्शन होता है उस पर लागू होता है। कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सब सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। तो ये जीएसटी जो है, जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसी का मिला करके, यानी सबको एक साथ सब्ज्यूम करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया है। तो अब इसको हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ते हैं। तो अब अपन देखते हैं जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी गुड्स पे भी लागू होगा, सर्विसेज पे भी लागू होगा। तो ये क्या है, एक सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है और सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी स्टेट और सेंटर को मिला करके एक ही टैक्स लगेगा। पहले क्या होता था कि सेंटर अलग लगा रही है टैक्स, स्टेट अलग टैक्स लगा रही है, हर एक स्टेट का अलग अलग टैक्स है। तो इससे क्या होता था कि जो मान लो कि एक तो यूनिफॉर्म मार्केट नहीं मिल पाता था, दूसरा चीज़ ये था कि यानी कोई स्टेट मान लो कि अपना टैक्स बहुत ही कम कर दिया, तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी वहाँ पे ग्रोथ होगा ज़्यादा, वहाँ उस स्टेट का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ये सब सारी चीज़ों को ये रिमूव करता है। तो उसी के लिए इसको बोला जाता है सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, इस मोटो से इसको लाया गया है।
फॉर द इंटायर कंट्री लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ये अप्लीकेबल होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए कम्प्रीहेंसिव, यानी कम्प्रीहेंसिव है ये, मल्टी स्टेज है, मल्टी स्टेज मीन्स एवरी स्टेज पे लागू होता है, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन करने का मतलब जहाँ पे फाइनल कंजम्पशन होगा उस गुड्स का, वहाँ पे अप्लीकेबल होगा। जैसे कि मान लो कोई एक कार है, कार का मैन्युफैक्चर मान लो गुजरात में हो रहा है, तो पहले क्या होता था, पहले यानी जब जीएसटी नहीं था तो पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चर यहाँ पे हुआ, ये क्या करेगी, स्टेट जो थी यानी गुजरात जो है यहाँ पे क्या करेगी, एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। अब बाद में अगर मान लो वो दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो कंजम्पशन कर रहा है तो उसमें केवल वहाँ पे केवल सेल टैक्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे इसके कारण से और कॉस्ट भी बढ़ जाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये अगर मान लो टैक्स कम कर दिया, गुजरात ने टैक्स कम कर दिया, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा, इसके कारण से क्या होगा, जो भी इंडस्ट्री है यहाँ पे अट्रैक्ट होगी, जिसके कारण से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होगा, और जो एक रीजनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलेगा यानी डेवलपमेंट में। तो इसी के कारण से ये मनी लाया गया है। तो इसमें क्या होगा अब, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड कहने का मतलब ये हुआ कि गुजरात में अब ना लगेगा टैक्स, बल्कि अब कहाँ पे लगेगा, मान लो कि यूपी में जाकर के ये सेल होती है कार, ये सेल होती है यूपी में जाकर के, तो अब जो टैक्स लगेगी कहाँ पे लगेगी, यूपी में लगेगी। तो इसी को बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहाँ पे कंजम्पशन होगा उसको, यानी मेनली यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, IGST लगता है। IGST जो होता है सेंटर कलेक्ट करता है, मान लो कि 18% का लग रहा है तो 18% कलेक्ट करेगी, जिसमें से 9% जो है सेंटर रख लेगी, अब बाकी का 9% जो है यूपी को चला जाएगा, यानी गुजरात को नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, यूपी के पास जाएगा, यानी जो कंजम्पशन कर रहा है उसको पास जाएगा, यानी इसलिए इसको बोला गया है डेस्टिनेशन बेस्ड बोला गया है। कम्प्रीहेंसिव इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जितने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको मर्ज कर दिया गया, कुछ टैक्स को छोड़ दिया जाए, इनडायरेक्ट टैक्स को छोड़ दिया जाए, तो अधिकतर जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें मर्ज कर दिया गया, सेंटर और स्टेट दोनों का। सेंटर का देखोगे तो 8 सेंट्रल टैक्सेस और 9 स्टेट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है इसमें सब्ज्यूम कर दिया गया है। और क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स डेट इज लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। मल्टी स्टेज करने का मतलब वैल्यू एडिशन पे ये टैक्स अप्लीकेबल होता है। पहले क्या होता था, पहले आप ये समझ लो एक बार, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से ले रहा हूँ कि मान लो एक फार्मर है, फार्मर ने अपना इनपुट यानी इनपुट दिया, 50 रुपये का इनपुट है, आउटपुट उसने जो वैल्यू एडिशन करके आया वो 100 रुपये, यानी 50 रुपये का उसने वैल्यू एडिशन किया है। मिल ओनर जो है उसको 100 उसका इनपुट रहा, यानी इससे ये परचेज किया, यानी फार्मर से इसने परचेज किया, और ये 120 में सेल किया। उसके बाद बेकर जो है इसको 120 इसका इनपुट कॉस्ट हो गया, और इसका आउटपुट कॉस्ट कितना हो गया, यानी वैल्यू एडिशन करने के बाद मान लो 150 हो गया। रिटेलर जो है इसे 150 में इसे परचेज करेगा और 200 में सेल करेगा। तो ये मान लो एक मैं ब्रेड का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्रेड जो है मान लो वीट जो है फार्मर ने वीट पे जो है के इनपुट पे जो है यानी सीड वुड जो भी इनपुट कॉस्ट लगा वो मान लो 50 रुपये लगा, और फाइनली ये वैल्यू एडिट करके कितना में सेल किया, 100 रुपये में सेल किया। तो पहले के केस में यानी GST छोड़ दो तो उस केस में क्या होता था, 100 पे अप्लीकेबल मान लो होता था टैक्स, तो 10% का टैक्स लगा, तो ये कितना हो गया, 100 पे टैक्स लगता था। तो 100 पे टैक्स लगा यानी टैक्स कितना हो गया टोटल 10 रुपये। फिर क्या होगा, फिर इस पर टैक्स लग रहा है, यानी फिर इस पर भी 10% लगेगा, तो ये कितना हो गया 12 रुपये। उसके बाद इस पर भी 10% का लगेगा तो 15 रुपये, यानी आउटपुट पे लग रहा है, और इसके बाद क्या हो गया 20 हो गया। तो ये टोटल कॉस्ट कितना हो गया, यानी 10 + 12 + 15 + 20 कितना हो गया 30, और ये टोटल 57 हो गया। यानी ये टोटल अब जब सेल करेगा रिटेलर किसी कस्टमर को, जब ये सेल करेगा तो कितना में सेल करेगा, 257 रुपये में सेल करेगा। तो वहीं पे अब जो न्यू यानी अब ये क्या लग रहा था, आउटपुट पे टैक्स लग रहा था पहले, यानी इसमें क्या हो रहा था, देखो अब यहाँ पे 50 रुपये जो है ऑलरेडी मान लो ये 5 रुपये का टैक्स पे कर चुका है, 5 रुपये ये जब इनपुट लिया होगा तो ये मान लो 10% के हिसाब से ये 5 रुपये टैक्स पे कर चुका होगा। लेकिन इसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है, ये ऑलरेडी 100 तो टैक्स हो चुका है ना, ये जो 50 था इसके ऊपर तो टैक्स लग चुका है, इसके ऊपर फिर से ये टैक्स लग रहा है, फिर उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है, ऑलरेडी ये पे हो चुका है, 120 का तो टैक्स पे हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 120 पे फिर से टैक्स लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी ये जो 12 रुपीज़ है उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि कॉस्ट जो है, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो फाइनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे पुराने सिस्टम में क्या होता था कि फाइनल पे टैक्स लिया जाता था, यानी फाइनल जब रिटेलर ने सेल किया तो इससे टैक्स लिया जाएगा, यानी 257 में सेल करेगा, यानी 57 का जो है इसको देना पड़ेगा, यानी
टोटल टैक्स जो है इसको पे करना पड़ेगा। अब जो वैल्यू एडिड टैक्स है यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 5 रुपये 5 रुपये टैक्स क्या है ऑलरेडी ये पे कर चुका है, और इसने कितना वैल्यू एडिशन कितना किया है 5 रुपये, यानी 100 पे टैक्स लगेगा, यानी 10 माइनस 5, यानी 5 तो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो यहाँ पे केवल टैक्स लगेगा कितना 5 रुपये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 है और ये 20, यानी 20 का वैल्यू एडिशन हुआ है। वैल्यू एडिशन यानी कितना, यहाँ पे 2 रुपये का टैक्स लगेगा, यहाँ पे कितना लगेगा 20 30, यानी यहाँ पे कितना हो गया 30 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है, तो यानी 3 रुपये टैक्स हो गया, 3 रुपये टैक्स हो गया। फिर यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना हो गया 50 रुपीज़ का, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 रुपये टैक्स हो गया, यानी ओवरऑल टैक्स कितना हो गया 5 3 8 2 10 एंड 10 15, यानी अब कितना कॉस्ट आएगा 215। तो इससे क्या हो रहा है कि कैस्केडिंग इफेक्ट रिड्यूस हो रहा है। कैस्केडिंग इफेक्ट रिड्यूस होने से ओवरऑल जो चार्जेज यानी आ रहा था, जो कॉस्ट बढ़ करके आ रहा था, वो कॉस्ट क्या हो रहा है कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव होने के कारण से जो कॉस्ट हो रहा है वो रिमूव हो जा रहा है। जब कॉस्ट रिमूव होगा तो इसके कारण से क्या होगा, जो परचेजिंग कैपेसिटी है लोगों का वो बढ़ेगा, यानी लोग ज़्यादा परचेज कर पाएगा। तो जब परचेजिंग कैपेसिटी लोगों का बढ़ेगा तो इससे क्या होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा। मीन्स क्या होगा कि अभी तक जो पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे थे वो पैसे सेविंग होगा तो क्या होगा उससे वो किसी और चीज़ों में खर्च कर पाएगा, तो इससे क्या होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये इसका बेनिफिट है जीएसटी का। नेक्स्ट चीज़ क्या हो रहा था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टी स्टेज है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी टैक्स लग 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 रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो टैक्स लगेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो इस केस में क्या हो रहा है, जो जीएसटी वाली केस है इसमें क्या हो रहा है कि फार्मर ऑलरेडी 5 रुपये पे कर चुका है, फार्मर ऑलरेडी 5 रुपये पे कर चुका है। और यहाँ पे ये जो टैक्स लेगा इस बंदे से, मिल ओनर से जो टैक्स लेगा ये कितना लेगा 10 रुपये का चार्ज करेगा टैक्स। तो 10 रुपये ये जो है पे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 5 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका है। तो ये क्या करेगा क्लेम करेगा। इसके पास क्या होता है, जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है उसके पास एक वैलेट टाइप का क्रिएट हो जाता है, वैलेट क्रिएट हो जाता है। जैसे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है उसका सारा चीज़ ऑनलाइन होता है, जीएसटी में सारा चीज़ ऑनलाइन होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक वैलेट क्रिएट होता है, जैसे कि आप पेटीएम में देखते हो वैलेट है, तो उसमें क्या होता है क्रेडिट जमा हो जाता है। जैसे कि ये फार्मर जो है, फार्मर ऑलरेडी 5 रुपये का टैक्स जमा कर चुका है, तो ऑलरेडी पे कर चुका है 5 रुपये का टैक्स। तो इसमें क्या करेगा, ये अपना इनवॉइस नंबर, इनवॉइस जो होगा इनवॉइस उसमें डालेगा, तो उसके बाद में क्या होगा ये अपना 5 रुपये क्लेम कर लेगा। तो इसमें क्या होगा, यानी अब जो है फार्मर जो ये टैक्स लिया है मिल ओनर से 10 रुपये का, ये फार्मर को 10 रुपये पूरा पे कर नहीं करना है। इसमें क्या करेगा ये फार्मर के पास जो इनवॉइस होगा, यानी बिल, इनवॉइस में मतलब बिल, जो बिल रिसिप्ट होता है उसमें जो होगा वो नंबर को यहाँ पे डालेगा। तो इसको क्या होगा कि 10 रुपया इसको 5 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका है, तो 5 रुपये इसमें दिखाने लगेगा। उसके बाद में इसको टोटल कितना हो रहा था 10 रुपये, ऑलरेडी 5 रुपये शो कर रहा है, और उसके बाद में और जो है एक्स्ट्रा कितना से पे करना पड़ेगा इसको 5 रुपये, यानी कितना पे करना पड़ेगा इसको 5 रुपये ही पे करना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेज में देखो कि मिल ओनर जो है चार्ज करेगा किससे, ये बेकर से 12 रुपये का टैक्स चार्ज करेगा 12 रुपये, लेकिन ये 12 रुपये पे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये 10 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका है। तो 10 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका है, तो ये क्या करेगा कि ये अपना जैसे ही इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालेगा, जिसको 10 रुपये ऑलरेडी शो करेगा यहाँ पे, यानी 10 क्रेडिट यहाँ पे शो करेगा। उसके अंदर क्या करेगा, केवल और केवल इसको 12 टोटल पे करना था, 10 ऑलरेडी है तो इसको और कितना पे करना पड़ेगा 2 रुपये, बाकी का 10 रुपये क्या हो गया ये अपने पास रख लेगा। यानी क्या हो रहा है इससे कि एवरी स्टेज में यानी टैक्स लग रहा है, इसी को बोलते हैं मल्टी स्टेज टैक्स। लेकिन पुराने वाले सिस्टम में क्या हो रहा था कि फाइनल स्टेज पे केवल टैक्स लग रहा था, यहाँ पे फाइनल स्टेज पे लग गया टैक्स, तो इससे क्या हो जाता था कैस्केडिंग हो रहा था, और ये क्या हो रहा था मल्टी स्टेज हो गया। इससे क्या हो गया, अब देखो कि मान लो कि इसने ये बेकर वाला जो है या मिल ओनर, मान लो कि मिल ओनर चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से टैक्स नहीं दूँ। अगर ये टैक्स नहीं देता है, मान लो टैक्स नहीं देगा तो क्या करेगा, बिल को इशू नहीं करेगा, यानी इनवॉइस नहीं देगा। इनवॉइस जब नहीं देगा तो बेकर जो है, बेकर क्या करेगा क्लेम नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास इनवॉइस नहीं होगा। जब क्लेम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये पकड़ा जाएगा कि हाँ इसने टैक्स में घपला किया है। तो ये कंप्लायंस को भी यानी बढ़ाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक मल्टी स्टेज टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि जहाँ पे कंजम्पशन होगा गुड्स का या सर्विसेज का वहाँ पे टैक्स यानी चार्ज किया जाएगा, ना कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। फिर ये कम्प्रिहेंसिव है, कम्प्रिहेंसिव इसीलिए क्योंकि इसमें से बहुत सारे सेंटर और स्टेट का जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया गया है। और ये एवरी वैल्यू एडिशन पे यानी हर एक स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हो रहा था उस पर चार्ज किया जा रहा था। अंडर जीएसटी सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स
ये सब सारे सब्ज्यूम कर दिया गया। अब कौन कौन सा टैक्स सब्ज्यूम हुआ वो अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको जानने से पहले यानी इस कौन कौन सा टैक्स सब्ज्यूम हुआ इसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये जो है क्या अपने यहाँ ही केवल टैक्स है। तो जीएसटी जो है पहली बार ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही केवल इम्प्लीमेंट हुआ है, ये लगभग 160 प्लस कंट्री में ये इम्प्लीमेंटेड है लगभग। सबसे पहले नंबर जो स्टार्ट हुआ था वो फ्रांस में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1954 में, और अपन लोग जो फॉलो करते हैं वो कनाडा मॉडल को फॉलो करते हैं। जो जीएसटी अपन है वो कनाडा मॉडल को फॉलो करते हैं। अपने से पहले समझो कि पाकिस्तान लगा चुका था, ऑलरेडी जीएसटी इम्प्लीमेंट कर चुका था। तो सबसे पहले इसका हम लोग जो जीएसटी है इसका थोड़ा इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ है ये। तो सबसे पहले जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था तो उसमें ये बहुत सारे आइडिया दिया था कि हमें जो है वैल्यू एडेड टैक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वैट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। तो उसके बाद में जो है बहुत सारे कमेटी सेटअप किया गया था, जिसमें पहला कमेटी था चेल्लिया कमेटी और विजय केलकर कमेटी। ये दो कमेटी सेटअप किया गया है। इन्होंने रिकमेंड किया कि जो भी सेंट्रल टैक्स है यानी जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको मर्ज करके वैट में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला तो इन्होंने बताया कि एक चूँकि कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। दूसरा जो है चूँकि इंडिया क्या है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को एडॉप्ट किया है, तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों को यानी टैक्स लेवी करने का पावर दिया गया है। यानी फाइनेंशियल डोमेन में अगर देखोगे तो दोनों को इक्वल से दिया गया, दोनों को इक्वल पावर दिया गया टैक्स लेवी करने का। फिर इसी तरीके से देखोगे तो इससे क्या हो रहा था, यानी पावर जब दिया गया था यानी स्टेट अपना टैक्स लेवी करेगा, सेंटर अपना टैक्स लेवी करेगा। तो इसके कारण से क्या हो रहा था कि कुछ स्टेट जो है यानी कुछ स्टेट का यानी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हो रहा था, यानी वो अपना टैक्स को ज़्यादा रिफॉर्म कर चुका था, कुछ जो है नहीं कर पा रहा था, या डिफरेंट यानी स्टेट में डिफरेंट टैक्स मिलता था, इससे जो बिजनेस करने में भी दिक्कतें आती थी। तो इसीलिए ये विजय केलकर कमेटी और चेल्लिया कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक वैट इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इसी को देखते हुए 1996 में सबसे पहले नंबर जो सेंटर का जो है एक्साइज ड्यूटी को सबसे पहले नंबर जो है एज ए वैट के रूप में इसको चेंज कर दिया, यानी सेंट्रल वैट के रूप में चार्ज होने लगा। यानी जो एक्साइज ड्यूटी जो है पहले यानी नॉर्मल टैक्स की तरह यानी इसमें इम्पोज किया जाता था, उसे एक वैल्यू एडेड टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया और उसका जो नेमिंग किया गया उसे सेंट्रल वैट बोला गया। फिर इसी तरीके से सेकंड जो है स्टेट का जो है एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स, इसको भी मर्ज करने के लिए बोला गया। लेकिन स्टेट का एक्साइज ड्यूटी तो मर्ज नहीं हुआ, लेकिन सेल टैक्स जो था स्टेट का सेल टैक्स, इसको जो है वैल्यू एडेड टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी वैल्यू एडेड के आधार पर इसको चार्ज किया जाएगा। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स इसका नाम दे दिया गया स्टेट के लिए। तो इस तरीके से यहाँ से ये स्टार्ट हो गया था, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। और यही जो जाकर के वैल्यू एडेड टैक्स जो है यही मॉडिफाइड फॉर्म जो है इसका वैल्यू एडेड टैक्स का, उसी को जो है जीएसटी में कन्वर्ट किया गया। तो जीएसटी में ये जो एक्सपर्ट कमेटी था, एक्सपर्ट लोगों को मानना था, यानी इकोनॉमिस्ट स्कॉलर का मानना था कि अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट होगा तो लगभग 2% का जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसी के लिए जो सबसे पहले गवर्नमेंट ने यानी 2003-04 में गवर्नमेंट ने एक विजय केलकर कमेटी का एक टास्क फोर्स तैयार यानी कंस्टिट्यूट किया। एफआरबीएम एक्ट जो है एफआरबीएम एक्ट 2003 के ऊपर जो है विजय केलकर के अध्यक्षता में यानी उनके चेयरमैन लीडरशिप में एक टास्क फोर्स तैयार किया गया एफआरबीएम एक्ट पे 2003 में। इसी में उन्होंने जो है रिकमेंडेशन दिया कि जीएसटी को जो है यानी वैल्यू एडेड टैक्स में कन्वर्ट यानी एक जीएसटी इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो कि वैल्यू एडेड टैक्स का कम्बिनेशन मिला करके होगा, यानी सारे वैल्यू एडेड टैक्स को यानी मर्ज करके एक जो है जीएसटी क्रिएट करना चाहिए, और ताकि एक सिंगल टैक्स हो, यानी पूरा नेशन वाइज पे भी और स्टेट वाइज पे एक ओवरऑल सिंगल टैक्स हो। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था यानी विजय केलकर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसमें बोला गया था कि 4 सेंट्रल टैक्स को मर्ज कर दिया जाए और 9 स्टेट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज किया जाए। तो 4 सेंट्रल टैक्स का कौन कौन सा था, तो पहला था सेंट्रल वैट कहने का मतलब क्या चीज़, एक्साइज ड्यूटी। फिर हो गया सर्विस टैक्स, फिर हो गया स्टाम्प ड्यूटी, फिर सेंट्रल सेल टैक्स, ये चारों को मर्ज करने के लिए बोला। फिर स्टेट का जो है 9 स्टेट टैक्स को बोला गया। 9 स्टेट टैक्स में क्या क्या आता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स क्या में कन्वर्ट हो गया था, वैट में हो गया था। फिर एंट्री टैक्स हो गया, या इसको ऑक्ट्राई भी बोलते हैं। लीज टैक्स हो गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, टर्नओवर टैक्स हो गया, ऑक्ट्राई एंड सेस हो गया। ये सब सारे को कन्वर्ट करके एक सिंगल टैक्स में मर्ज करके एक सिंगल टैक्स क्रिएट करना है। इन्होंने जो रिकमेंडेशन किया था, इन्होंने रिकमेंड दिया था कि एक जो टैक्स का जो स्लैब होगा वो सिंगल स्लैब होना चाहिए, वो 20% का होना चाहिए, जिसमें से 20% में से 9% 12% जो कलेक्शन जाएगा वो सेंटर में जाएगा और 8% जो है
वो स्टेट के पास जाएगा, यानी 12% सेंटर का होगा और 8% जो है स्टेट का होगा। 2006 में जो है एक न्यू टैक्स रेजिम लाने की बात करता है, यानी जीएसटी का बात किया जाता है, और इसको बोला जाता है कि 2010-11 से जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा पूरा इंडिया में, यानी पूरा पैन इंडिया लेवल पे एक सिंगल टैक्स लागू होगा। ये 2006 में बोला गया कि 2010-11 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन इस चूँकि टैक्स क्या है, टैक्स चूँकि फेडरल इंडिया क्या है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करता है, तो इसमें स्टेट का भी पावर है। तो यहाँ पे क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर को यानी ठेस पहुंच रहा था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 के अंदर क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, चूँकि फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा था। फेडरल स्ट्रक्चर यानी टैक्स क्या हो गया, टैक्स में चेंजेस करना मतलब क्या चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर में यानी चेंज हो रहा था। फेडरल स्ट्रक्चर में जब चेंज हो रहा था यानी क्या चाहिए कि इसमें 50% स्टेट का भी कंसेंसस चाहिए। तो ये जो कंसेंसस था ये नहीं बन पा रहा था, यानी स्टेट जो है इस पर यानी राज्य एग्री नहीं हो पा रहा था, कंसेंसस नहीं बन पा रहा था स्टेट में। तो ये लोग स्टेट को ये डर था कि हमारा जो रेवेन्यू का जो है वो लॉस हो जाएगा। इन्होंने जो है यानी स्टेट ने जो है अपना कंपनसेशन भी डिमांड किया कि हमें कंपनसेशन दिया जाए तो हम स्विच कर सकते हैं। तो इसी कंसेंसस को बनाने के लिए जो है 2 एक्सपर्ट कमेटी को फिर से कंस्टिट्यूट किया गया। एक तो जो कमेटी बनाया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अंदर में बनाया गया था, दूसरा जो था सुब्रमण्यम कमेटी बनाया गया था। इन्होंने अपना रिकमेंडेशन जो है 2016 में ये अपना रिकमेंडेशन इन्होंने यानी सजेस्ट किया, यानी भेज दिया, गवर्नमेंट को सबमिट किया। उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है एक बिल लेकर के आती है 2016 में, सितंबर 2016 में गवर्नमेंट एक बिल इंट्रोड्यूस करती है 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी 2016, ये यानी लाती है पार्लियामेंट में और उसके ये फाइनली पास हो जाती है। और ये जो है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 सितंबर 2016 में ये पास हो जाता है। और इस बिल के पास होने के बाद जो है इसमें एक प्रोविज़न था कि एक जीएसटी काउंसिल बनाया जाएगा। तो एक जीएसटी काउंसिल कंस्टिट्यूट किया जाता है कि इसमें एक प्रोविज़न था कि इस यानी अमेंडमेंट के पास होने के 60 दिन के अंदर ही प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि एक जीएसटी काउंसिल कंस्टिट्यूट करेगा और वही जो है रिकमेंड करेगा कि कितना टैक्स स्लैब होना चाहिए, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किस किस चीज़ों पे टैक्स लगना चाहिए, सारा किसका काम होगा, जीएसटी काउंसिल का होगा। तो ये पास किया जाता है, उसके जीएसटी काउंसिल को यानी कंस्टिट्यूट किया जाता है। ये फिर फाइनली रिकमेंड करता है, उसका 1 जुलाई 2070 से पूरा कंट्री में इसे लागू कर दिया जाता है जीएसटी। तो इसका मेजर फीचर्स क्या क्या है, ये जो जीएसटी इसका मेजर फीचर्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स इसका क्या क्या है। तो पहला चीज़ तो ये बोला गया है कि इसमें जो है कुछ कुछ प्रोडक्ट जो है उस पर अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो अल्कोहल है उस पर नहीं लगेगा। फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कौन कौन सा हो गया, तो पेट्रोलियम क्रूड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, मोटर स्पिरिट मीन्स पेट्रोल हो गया, फिर हाई स्पीड डीजल हो गया, फिर नेचुरल गैस हो गया, फिर एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया। इस पांचों पे जो है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक इस पर लागू नहीं होगा। और बाकी इलेक्ट्रिसिटी पे जो है यानी वो पावर दिया गया है कि इस पे यानी जीएसटी काउंसिल को पावर दिया गया है कि वो जब चाहे वो डिसाइड करेगी कि कब से इस पे अप्लीकेबल होगा जीएसटी। अब नेक्स्ट जो है इसमें 8 सेंटर स्टेट यानी 8 जो है सेंटर का जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको सब्ज्यूम कर दिया गया। तो कौन कौन सा 8 सेंटर टैक्स है उसको सब्ज्यूम किया गया, उसको अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर का देखते हैं कौन कौन सा टैक्स को यानी इसमें सब्ज्यूम किया गया। तो पहला है एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, यानी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो है उसको यानी इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उसको इंक्लूड किया गया है। फिर सर्विस टैक्स को इंक्लूड किया गया। फिर जो सरचार्ज और सेसेस जो होता था सेंट्रल को उसको भी इसमें सब्ज्यूम कर दिया गया है। फिर जो एक्साइज ड्यूटी जो लेवी किया जाता था जो यानी मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए जो यानी यूज किया जाता था उसके लिए जो यानी जैसे एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के अंदर जो भी यानी लेवी किया जाता था टैक्सेस, यानी उस समय क्या था यानी जीएसटी से पहले क्या था कि इस एक्ट के थ्रू जो है जो भी यानी टॉयलेट के प्रिपरेशन के लिए या मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए जो भी यानी मटेरियल का यूज होता था उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था।
तो उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है क्या चीज़ कि जो अल्कोहलिक जो है अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन अल्कोहल का यूज जो है टॉयलेट को यानी क्लीन करने के लिए, जैसे मान लो हार्पिक है तो उसमें भी यूज होता है। तो उसमें जो जो मटेरियल यूज होता है टॉयलेट को क्लीन करने के लिए या और भी उससे रिलेटेड मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए जो भी यूज होता है, चाहे टॉयलेट हो गया या तो ये मेडिसिन से रिलेटेड जो भी है, तो उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया। फिर एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, ये कस्टमर नहीं है, कस्टम ड्यूटी है। तो इसमें क्या है, काउंटर वैलिंग ड्यूटी हो गया। फिर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम हो गया। फिर उसी तरीके से फिर सर्विसेज टैक्स हो गया। ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया। इस तरह से टोटल 8 टैक्स जो है सेंट्रल का वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ये 2017 में डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन कौन सा टैक्स जो है सब्ज्यूम कर दिया गया है जीएसटी के अंदर, उसको सिंपल पूछा था। तो इसमें आप दोनों को बता सकते थे कि सेंटर में ये टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया है यानी सब्ज्यूम किया गया है, सेंटर का ये टैक्स और स्टेट का ये टैक्स यानी इम्पोज किया गया है, सब्ज्यूम किया गया है। फिर इसमें एक और है एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे भी, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया सेंट्रल वाले में। और अगर ये देखोगे स्टेट वाले देखोगे तो स्टेट में लगभग 9 टैक्स को इसमें सब्ज्यूम कर दिया गया। जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। इंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडी यानी जो पंचायत हो गया या म्यूनिसिपल बॉडी हो गया, ये जो चार्ज करती है, लेवी करती है, उसको छोड़ करके जो है इंटरटेनमेंट टैक्स जो भी टैक्स लगाती है यानी स्टेट लगाती है वो इसमें इंक्लूड कर लिया गया। फिर लग्जरी टैक्स हो गया। फिर एंट्री टैक्स हो गया। एंट्री टैक्स सारे तरह का जो भी एंट्री टैक्स है वो स्टेट वाला वो इसमें सब्ज्यूम कर दिया गया। फिर सर चार्जेज और सेसेस जो था स्टेट का उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। फिर लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सब जो टैक्सेस लगता था उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। फिर सेंट्रल सेल टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया। फिर स्टेट का वैट हो गया। फिर एडवर्टाइजमेंट पे जो टैक्स हो गया। फिर परचेज जो टैक्स हो गया, वो सब सारे जो टैक्सेस लगता है यानी स्टेट का जो भी सारे टैक्सेस था वो इसमें सब्ज्यूम कर दिया गया और उसको मिला करके एक सिंगल जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। जीएसटी 3 तरीके से यानी 3 कंपोनेंट में इसको तोड़ दिया गया। एक सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया। तो जो नेक्स्ट फीचर्स हो गया इसमें क्या हो गया कि 9 जो है यानी 9 जो है स्टेट का टैक्स को इसमें सब्ज्यूम कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट फीचर्स इसका हो गया ये, फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी का प्रोविज़न है। फिर नेक्स्ट प्रोविज़न इसका हो गया कि जो सारे यानी शॉप है, ऐसा नहीं है कि सारे बिजनेसेस को इसमें इंक्लूड किया गया है, उसको कुछ को एग्जम्पशन भी दिया गया है। तो जिसका भी ओवरऑल टर्नओवर 20 लाख से कम है नॉर्मल स्टेट के लिए, जिसका ओवरऑल टर्नओवर 1 ईयर में 20 लाख से कम है, उसको जीएसटी से एग्जम्प्ट करके रखा गया है यानी वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर जो स्पेशल स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो गया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, वहाँ पे जो है 10 लाख का ही यानी रखा गया है। 10 लाख से जिसका कम है यानी उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उससे ज़्यादा जिसका है 10 लाख से उसको जीएसटी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। फिर एक कंपोजिशन स्कीम का भी प्रोविज़न है इसमें। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है कि इसमें ये बोला गया है कि जो भी मान लो छोटा छोटा बिजनेस है उसका उतना ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, लेकिन उसको उतना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी फेस करने के बजाय क्या है कि अगर आप जो है कि ओवरऑल जो है 1 ईयर का जो टर्नओवर है उसमें से बोल दिया गया कि इतना परसेंट जो है जितना टोटल टर्नओवर है उसका इतना परसेंट एक ही बार आपको पे कर देना है, यानी उतना बार बार आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, उतना झमेला में नहीं पड़ना है। लेकिन जो कंपोजिशन स्कीम है उसमें सर्विस टैक्स को, सर्विस सेक्टर को बाहर रखा गया है, यानी सर्विस सेक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट जो है इसमें ये भी प्रोविज़न है कि जो भी स्टेट जो है जब इम्प्लीमेंट करेगी जीएसटी को तो उसके कारण से क्या होगा, उसका रेवेन्यू में लॉस देखने को मिलेगा। यानी जो स्टेट को जो एक अप्रीहेंशन था कि जीएसटी इम्प्लीमेंट करने से हमारा जो है रेवेन्यू में लॉस होगा, तो इसके लिए सेंटर ने ये प्रोविज़न दिया है कि इसमें जो है कि जो भी लॉस होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जो है बेस ईयर माना है 2015-16 का बेस ईयर को मान करके उसमें ये बोला गया है कि जो है 14% तक का अगर जो है यानी कंपनसेट कर दिया जाएगा, यानी 14% तक का ग्रोथ को इसमें शामिल किया गया है कि 14% तक का अगर ग्रोथ नहीं होता है कोई स्टेट अगर कर पाता है उसका यानी ग्रोथ रेट जो है 14% से कम होता है तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यूपी का, तो इसमें ये बोला गया है कि नहीं, इसमें एक प्रोविज़न दिया गया है कि जो
यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर किसी स्टेट को लॉस होता है 14% यानी एक बेंचमार्क सेट किया गया कि जितना उसका 2015-16 में जो जीडीपी था उसका जो वहाँ से जो ग्रोथ मेजर किया जाएगा 14% का ग्रोथ मेजर किया जाएगा, उससे अगर कम होता है तो 5 साल के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कंपनसेट करेगी। जैसे कि एग्जांपल में आप देखो यहाँ पे यूपी का मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ पे देखो मान के चलो कि 2015-16 ये बेस ईयर है, यहाँ पे मान लो कि यूपी का जो है जीडीपी था 1000 करोड़ था 2016 में, यानी 2016-17 में इसको लागू किया गया, यानी फाइनेंशियल ईयर 2017 में लागू किया गया। तो यहाँ पे इसको बेस ईयर माना जाएगा, यानी बेस ईयर इसको माना गया। तो यहाँ पे कितना था 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ इसको मैंने बेस मान लिया, बेस ईयर यहाँ पे मान लिया गया। अब देखो अब हर एक साल क्या होगा कि 14% का हम ग्रोथ लेकर के चलेंगे। तो 14% का अगर ग्रोथ देखोगे तो कितना हो गया, तो 1140 करोड़ इतना यानी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट ईयर 14% का अगेन देखोगे तो कितना हो गया 1300 करोड़। फिर नेक्स्ट ईयर कितना हो गया 14% का ग्रोथ, फिर नेक्स्ट ईयर 14% का ग्रोथ, फिर नेक्स्ट ईयर 14% का ग्रोथ 5 ईयर के लिए, यानी 2022 तक है, फाइनेंशियल ईयर 2022 तक के लिए ये था। अब देखो इसमें क्या हो रहा था कि अब अगर मान लो किसी स्टेट का, यानी ये तो एक्सपेक्टेड था कि यानी गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बेंचमार्क सेट करके दे दिया गया कि जितना भी जिस स्टेट का यानी 2015-16 में जितना उसका जीडीपी था उसके अकॉर्डिंग जो है 14% का ग्रोथ अगर कंटिन्यूसली होगा तो सही है, अगर उससे कम होता है तो क्या होगा उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड था कि इतना होना चाहिए। अब मान लो कि ये यानी यूपी का जो है मान लो इसमें जो है 1200 करोड़ इसका, यानी टोटल जो है जीडीपी जो है 1200 करोड़ हो गया, यानी टैक्स कलेक्शन जो है 1200 करोड़ हो गया। तो 1200 करोड़ हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया कि इससे तो ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, यानी 14% से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कोई कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी मान लो है 1400 करोड़ है, यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मान लो घट करके 1400 करोड़ हो जाता है, 1400 करोड़ हो जाता है, यानी होना कितना चाहिए था 1482 करोड़, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है 1400, यानी कितना का हो रहा है 82 करोड़ का लॉस हो रहा है। तो 82 करोड़ का जो है कंपनसेशन मिलेगा कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कंपनसेट करेगी। फिर मान लो नेक्स्ट ईयर जो है यहाँ पे 1700 करोड़ हो गया, 1700 यानी एक्सपेक्टेड कितना था 1690, लेकिन कितना हो गया 1700 करोड़। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कंपनसेशन का, तो इसी को बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन। तो ये भी एक प्रोविज़न इसमें दिया गया है। नेक्स्ट प्रोविज़न ये बोला गया है कि अगर माइनर चेंजेज किया जाता है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन में अगर माइनर चेंजेस किया जाता है तो वो केवल जो है चेयरमैन के जो है यानी जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन है उसके परमिशन से किया जा सकता है। फिर अगर इसमें जो है नेक्स्ट प्रोविज़न ये भी है कि जो स्लैब होगा टोटल 4 स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया है, प्लस एक एग्जेम्प्ट कैटेगरी है, एग्जेम्प्ट कैटेगरी रखा गया यानी 0%। 4 स्लैब में कौन कौन सा हो गया, तो 5%, 12%, 18% और 28% ये हो गया, प्लस एक एग्जेम्प्ट कैटेगरी है यानी जिस पे जीएसटी लागू नहीं होगा यानी 0%, और उसके जो ऊपर से सेस लगाया जाएगा। जो कंपनसेशन है, कंपनसेशन कहाँ से मिलेगा, उसके लिए एक सेस लगाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट के थ्रू जो है एक कंपनसेशन लगाया जाएगा, ताकि उसको क्या करेगा कि एक फ़ंड क्रिएट किया जाएगा, जीएसटी कंपनसेशन फ़ंड क्रिएट किया जाएगा, जीएसटी सेस कंपनसेशन फंड, जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड क्रिएट किया जाएगा। अब देखो ये फंड जो क्रिएट किया जाएगा कहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, तो पब्लिक अकाउंट में क्रिएट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं क्रिएट किया जाएगा, पब्लिक फंड में क्रिएट किया जाएगा, पब्लिक अकाउंट में क्रिएट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कंसोलिडेटेड फंड में क्रिएट कर देता है तो उससे अप्रोप्रिएट करने के लिए नहीं, चूँकि ये किसको देना पड़ेगा, स्टेट को देना पड़ेगा, तो उससे फिर निकालने के लिए क्या चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर चाहिए। लेकिन इसमें पब्लिक अकाउंट से निकालने के लिए कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, यानी वोटिंग का ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट में, तो इसीलिए इसको पब्लिक अकाउंट के अंदर एक जीएसटी सेस कंपनसेशन फंड क्रिएट किया गया। और जो भी यानी सेस लगाया जाएगा, ये जो सेस लगाया जाएगा जो लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स पे लगाया जाएगा, प्लस में सिन गुड्स पे लगाया जाएगा। सिन गुड्स मतलब हो गया तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब सारी चीज़ों पे लगाया जाएगा, सेस लगाया जाएगा। और सेस क्या होता है, सेस जो होता है क्या होता है कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लगाया जाता है, यानी परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, यानी वो पर्पज़ जो है अगर पूरा हो जाता है उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या होना था, यानी अभी तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, यानी सेस वाला जो था, लेकिन इसमें क्या हुआ है, चूँकि अभी क्या हुआ है कि जो कंपनसेशन फंड था उसमें जो है यानी
यानी अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है वो फॉल हो गया है, जिसके कारण से कंपनसेशन को मीट नहीं कर पा रही थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपनसेट नहीं कर पा रही थी। इसलिए एक विंडो प्रोवाइड किया गया था स्टेट को कि आप बोरो कर लो, यानी बोरो करने का अवेलेबल उसको यानी ऑप्शन दिया गया कि आप बोरो कर लो और उसको बाद में जो है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेस लगा करके उसको यानी फिल कर देगी, यानी उस बोरोइंग को फिल करेगी, यानी पे करेगी, रीपे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये फिर किसी अगर कोई आर्टिकल आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो सिंपल हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कुछ टैक्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फिर हो गया एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल यानी जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी को इंक्लूड नहीं किया गया। यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया वो एडिशनल कस्टम ड्यूटी को इंक्लूड किया गया, यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी को इंक्लूड किया गया। पेट्रोलियम क्रूड को इंक्लूड नहीं किया गया, यानी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोलियम क्रूड हो गया, फिर पेट्रोल हो गया जो हाई मोटर स्पिरिट बोलते हैं, फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल को इंक्लूड नहीं किया गया, फिर नेचुरल गैस को इंक्लूड नहीं किया गया। ये सब सारे जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं है, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जो स्लैब था वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। फिर कुछ जो है ये एक्सेप्शन है कि जीएसटी जो है गोल्ड पे 3% का जीएसटी लगता है, वहीं पे सेमी प्रीशियस मेटल जो है उस पर 0.25% का जीएसटी लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखें। अब कुछ जो है यानी गुड्स और सर्विसेज जो है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, जिसे यानी जीएसटी रेजिम में इंक्लूड ही नहीं किया गया, उस पर यानी कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी जीएसटी के अंदर शामिल है लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि सॉल्ट हो गया, सैनिटरी नैपकिन हो गया, ये सब पे टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट देखो, चूँकि टैक्स क्या है यानी एक फेडरल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, तो फेडरल स्ट्रक्चर यानी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर होना चाहिए टैक्स इम्पोज करने का। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जीएसटी जो क्रिएट किया गया है, सेंटर और स्टेट दोनों जीएसटी को पावर दिया गया है, जीएसटी को यानी लेवी करने का पावर दिया गया है। उसके लिए आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को पावर दिया गया है कि सेंटर जो है यानी सेंट्रल जीएसटी इम्पैक्ट यानी लागू लेवी करेगी और स्टेट जो है स्टेट जीएसटी लेवी करेगी। और एक जो है आईजीएसटी का जो पावर दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। और जो रेट डिसाइड किया जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो जीएसटी काउंसिल में डिसाइड किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल में क्या होगा कि जीएसटी काउंसिल में एक यानी ये आर्टिकल 279A के थ्रू इसको यानी इंट्रोड्यूस किया गया, इस आर्टिकल के थ्रू इसको कंस्टिट्यूट किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया ये। तो इसमें क्या होगा, एक चेयरमैन होगा, जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, यानी फाइनेंस मिनिस्टर क्या होगा, चेयरमैन होगा। और जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर यानी स्टेट फाइनेंस यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टेट इंडिपेंडेंट यानी अनुराग ठाकुर जो अभी हैं, तो वो क्या होंगे, वो इसके मेंबर होंगे, वो भी इसके मेंबर होंगे। बाकी जो भी स्टेट हैं, स्टेट का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है या तो अदर कोई मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट करके स्टेट भेजेगी, वो इसका क्या होगा, मेंबर होगा। और यही मेंबर मिल करके क्या करेगा, आपस में डिसाइड करेगा कि कौन इसमें से किसी एक को जो है चूज करेगा, जो कि वाइस चेयरमैन होगा। प्लस में वोटिंग का राइट भी दिया गया है कि कोई भी डिसीजन अगर लेना है, मेजर डिसीजन लेना है, तो 3/4 ऑफ दी जो होगा प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होगा उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग इसमें जो होगा वेटेड वोट होगा। वेटेड वोट करने का मतलब ये हो गया कि 1/3 जो वेट दिया गया है सेंट्रल के वोट का दिया गया है, और जो स्टेट है उसका वोट को दिया गया है, यानी 2/3 दिया गया है। अब 1/3 कहने का मतलब क्या हो गया कि 1/3 कहने का मतलब ये होगा कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है इसमें मेंबर, वो अगर मान लो वोटिंग किसी के सपोर्ट में देती है तो उसको काउंट किया जाएगा, जो 1/3 काउंट किया जाएगा। यानी 3 सेंट्रल गवर्नमेंट जब यानी 3 मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो जब एक साथ देगा तो उसको 1 काउंट किया जाएगा। और 2/3 जो है यानी 3 पीपल जब यानी 3 मेंबर जो है स्टेट गवर्नमेंट का, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी मेंबर यानी शामिल है स्टेट की तरफ से, वो अगर यानी सपोर्ट करता है तो उसे 2 काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो होगा, जो वेटेड वोट है उसका 3/4 जो है मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होगा उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। अब देखो जीएसटी क्या होगा, जीएसटी हर एक स्टेज पे लेवी किया जाता है। हर एक स्टेज जो होता है प्रोडक्शन का यानी वैल्यूएडिशन स्टेज पे लेवी किया जाता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन से रिफंडिंग ऑल पार्टी इवेंचुअली एट द अदर देन द एंड कंज्यूमर। यानी हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे एक तो फार्मर था, फिर उसके बाद में किसके पास जा रहा था, मिल ओनर के पास जा रहा था, उसके बाद किसके पास जा रहा था, बेकर के पास जा रहा था, उसके बाद किसके पास जा रहा था, रिटेलर के पास जा रहा था। तो फाइनली क्या हो रहा था कि कस्टमर ने जो पे किया है, कस्टमर का छोड़ करके बाकी का क्या हो रहा था,
कि कस्टमर ने रिटेलर को पे किया था, इसका भी यानी वापस हो जाएगा, इसका भी वापस हो जाएगा, इसका भी वापस हो जाएगा, इसका भी वापस हो जाएगा। फाइनली कौन पे करेगा? पूरा पे यानी जो जीएसटी अकाउंट पे करेगा वो कस्टमर करेगा। तो उसको क्या यानी क्या हो रहा था? रिफंड हो रहा था। सारी पार्टी को इवेंचुअली क्या हो रहा था? उसके अकाउंट में रिफंड कर दिया जा रहा था। और मान लो कि अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, अगर आप या शॉपकीपर या मान लो कि एक बिजनेसमैन है, या मान लो ए है, एक ए है एक बी है। ए मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये मान लो कि टायर यानी मैन्युफैक्चर करती है। अब ए मान लो जाती है इसके पास टायर लेने के लिए, ठीक है, ए जाती है टायर खरीदने के लिए, इसको ये भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा, ये भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा। मान लो ये इसके पास जाती है यानी बी के पास, तो यहाँ पे जो टैक्स ये पे करेगा, ए जो टैक्स पे करेगा बी को, वो पे करने का लायबिलिटी किसको है? यानी पे करना किसको है? बी को पे करना है। तो इसको बोलते हैं कि ए ने टैक्स दिया बी को, बी फाइनली किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। यानी गवर्नमेंट को जो पे कर रहा है टैक्स कौन करेगा? बी करेगा। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मैकेनिज्म। इस सिस्टम को बोलते हैं फॉरवर्ड मैकेनिज्म। लेकिन मान लो कि बी जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ए रजिस्टर्ड है, ए रजिस्टर्ड है, बी रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस केस में क्या करेगा कि ये इसको पे नहीं करेगा टैक्स, ये केवल क्या करेगा? मान लो कि 1 लाख रुपये का ये इसका प्रोडक्ट का कॉस्ट है, तो ये 1 लाख रुपये इसको पे कर देगा, लेकिन इसको टैक्स पे नहीं करेगा। ये टैक्स इसको पे करेगा, ए जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और नॉर्मली क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या हो रहा था कि ए जो है टैक्स को भी पे कर रहा था। मान लो इस पर 18% का टैक्स लग रहा है, इस पर 18% का टैक्स लगा, तो 18% का टैक्स कितना होगा? 18,000 का टैक्स लगा। तो इसका मतलब पहले क्या हो रहा था फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कि ये टोटल कितना पे कर रहा था? 1,18,000 पे कर रहा था। जो ए पे कर रहा था इसको कितना? 1,18,000, कि 1 लाख इसका कॉस्ट हो गया टायर का, और 18,000 किस क्या चीज़ हो रहा है? 18,000 टैक्स हो रहा है। और ये फिर क्या करेगा? अपना 1 लाख रख लेगा, बाकी 18,000 क्या करेगा? टैक्स जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, टैक्स यानी जमा कर देगा। लेकिन मान लो ये रजिस्टर्ड नहीं है अभी, तो इस केस में क्या होगा कि ये केवल 1 लाख रुपये इसको पे करेगा जो इसका कॉस्ट होता है टायर का, बाकी ये खुद क्या करेगा? इसको पे करेगा, गवर्नमेंट को खुद ये पे करेगा ए। तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जीएसटी हैज़ टू बी टिपिकली पेड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी मेनली किसको पे करना चाहिए? जो सप्लायर होता है गुड या सर्विसेज का, उसको पे करना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में मान लो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि जो बायर होता है उसको पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी चला जाता है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दिस इज़ ओनली अप्लीकेबल इन सर्टेन इंस्टांसेस, यानी कुछ कुछ सिचुएशन में ही अलाउ किया गया है। When a business buy goods or services from a supplier who is not registered to pay GST or in case of import, इस केस में मेनली यूज किया जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। अब अपन देख लेते हैं जीएसटी का एडवांटेजेस। तो जीएसटी में सबसे पहला एडवांटेज क्या था कि ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट था उसको रिड्यूस कर रहा था। इसके कारण से ओवरऑल कॉस्ट जो था प्रोडक्ट का वो क्या रहा था? रिड्यूस हो रहा था। फिर लेस नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, यानी उतना ज़्यादा जो है टैक्स का चोरी नहीं होगा, तो कम कंप्लेंट देखने को मिलेगा। फिर इम्प्रूव्ड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी थ्रू ई-वे बिल। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है गवर्नमेंट ने जो है यानी ई-वे बिल इंट्रोड्यूस किया है। ई-वे बिल क्या होता है ये आप देखो कि ई-वे बिल होता है कि जब कभी भी गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होता है। मान लो कि ए जो है ए किसी जगह पे है मान लो, और बी जगह पे इसको यानी इसने परचेज किया। मान लो ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये बी मान लो है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसने टायर को इससे परचेज किया, तो ये क्या होगा? ये ट्रांसफ़र करेगा, यानी व्हीकल को यूज करके ट्रांसफ़र करेगा। यानी व्हीकल को यूज करके ट्रांसफ़र करना, चाहे वो इंटर स्टेट हो रहा हो या तो इंट्रा स्टेट, यानी सेम स्टेट में हो रहा है, विद इन स्टेट हो रहा है, या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर इसका 50,000 से ज़्यादा का प्रोडक्ट है, अगर कॉस्ट जो है यानी जो इसमें माल है यानी गुड्स जो है वो अगर 50,000 से ज़्यादा का है, तो उस केस में क्या होगा कि इसको ई-वेल एक तैयार करना पड़ेगा। ई-वेल क्या होता है? ई-वे बिल क्या होता है? ई-वे बिल में क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट इसमें दिया है उसको पूरा ई-वे बिल में फिल करना पड़ेगा कि इतना का कॉस्ट है, इतना, यानी ये प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, फिर व्हीकल का नंबर लिखना पड़ता है कि ये व्हीकल से जा रही है। इससे क्या होता है कि ट्रैक करना आसान होता है कि यहाँ ये कहाँ पे जा रहा है। इसी के लिए ई-वे बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण से क्या होता है कि जो मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब मान लो ट्रक लेकर के सामान जा रही है, तो उसको अब उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसके पास ई-वे बिल होती है। तो ज़्यादा इसको यानी जो दिक्कतें आती थी कि यहाँ पे इसको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, चेक करना पड़ता था, तो वो सब अब नहीं करना पड़ेगा। तो इसके कारण से क्या होगा कि इसका टाइमिंग में सेव होगा, उसके अंदर कॉस्ट भी सेविंग होगा।
जिसके कारण से क्या होगा, जो लॉजिस्टिक इफिशियंसी है वो इम्प्रूव हो गया है। फिर रेगुलेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहने का मतलब आप अगर नॉर्मल देखोगे, फॉर्मल सेक्टर का जो डिफिनीशन होता है क्या, कि जो भी यानी प्रोविडेंट फंड उसमें जो रजिस्टर्ड होता है उसको माना जाता है फॉर्मल सेक्टर में। लेकिन जीएसटी के आने से क्या हुआ है कि इसको आसानी से कंप्लायंस होने के कारण से ज़्यादातर लोग जो है इसमें रजिस्टर्ड हो गया है। तो इसके कारण से देखोगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी क्या हो रहा है, फॉर्मलाइज हो रहा है, यानी जीएसटी से रजिस्टर्ड हो गया है। तो इसको रेगुलेट करना अब क्या होगा, आसान होगा। क्यों? क्योंकि उसका डेटा अवेलेबल है। फिर क्रिएट्स पैरिटी इन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी दोनों में क्या हो रहा है, इक्वलिटी क्रिएट कर रहा है। यानी सर्विस सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है जीएसटी में। ईजियर टू कलेक्ट एंड रिड्यूस टैक्स इवेजन। पहले क्या होता था कि टैक्स को इवेड कर लेता था, यानी चुरा लेता था, टैक्स बचा लेता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर एक भी स्टेज में करेगा तो उसके कारण से क्या होगा कि मान लो कि एक स्टेज में कोई, यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था बेकरी वाले, उसमें क्या हो रहा था कि यानी ब्रेड वाली जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, उसमें से अगर कोई भी एक स्टेप, यानी अगर कोई भी एक बंदा जो है यानी चुराना चाहेगा टैक्स, यानी वो क्या करेगा, वो इनवॉइस को नहीं देगा, इनवॉइस यानी बिल को नहीं देगा। बिल को नहीं देगा तो क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेज होगा, नेक्स्ट बंदा जो होगा वो क्या होगा, वो क्लेम नहीं कर पाएगा ना टैक्स को, नहीं क्लेम कर पाएगा तो क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं जाकर के वो कोर्ट हो जाएगा, किसी न किसी स्टेज पे जाकर के वो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए एक तो आसान हो गया टैक्स को कलेक्ट करना, दूसरा जो हो गया जो इवेजन होता था टैक्स का वो भी रिड्यूस हो गया। आसान कैसे हो गया कलेक्ट करना, तो अभी तक क्या होता था, मल्टीपल टैक्स होता था, सेंटर का अलग टैक्स हो गया, स्टेट का अलग टैक्स हो गया। जैसे कि मान लो जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि गुजरात में एक कार का मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो जा रही है मान लो यूपी में जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग यानी एक्साइज ड्यूटी लगाएगा कौन, गुजरात लगाएगा। फिर यहाँ से जाएगा, फिर सेंटर भी अपना सेल टैक्स लगाएगा, फिर यूपी में जाएगा, यहाँ पे भी इसका यूपी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, फिर उसमें टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मल्टीपल यानी होता था, तो इससे टैक्स कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा हौच-पौच हो जाता था। अब क्या हुआ, एक सिंपल सिस्टम बना दिया गया है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, तो टैक्स कलेक्ट करना क्या हो गया, आसान हो गया। फिर रिमूव्स इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन एंड क्रिएट कॉमन मार्केट। अब क्या हो गया कि एक सिंगल मार्केट क्रिएट हो गया। पहले क्या होता था, अलग स्टेट में अलग मार्केट हो गया, तो इससे क्या होता था, जो बिजनेस यानी स्टार्ट करना चाहता था उससे भी दिक्कत होता था। तो अब क्या हो गया कि सिंगल मार्केट हो गया, सब जगह एक ही तरह का टैक्स है, सिंगल टैक्स है। फिर रिमूव इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन, जो इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन होता था कि कोई स्टेट का क्या हो गया कि ज़्यादा ग्रोथ हो गया, किसी स्टेट का कम ग्रोथ हो गया, तो और जब यानी टैक्स स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं था तो उसके कारण से क्या होता था, लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता था, इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, क्या होता था, ओवरऑल जो इकोनॉमिक क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, यानी इकोनॉमी का डिस्टॉर्शन हो रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं इसको रिमूव करेगा। फिर ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, यानी टैक्स बेस को क्या करेगा, ये ब्रॉडन करेगा यानी बढ़ाएगा। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ, ब्रॉडन टैक्स करने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब क्या हुआ, जब टैक्स स्ट्रक्चर को आप सिंप्लीफाई करोगे, यानी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को क्या करेगा, कंप्लाई करेगा मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीएसटी के अंदर इंक्लूड हुआ। इसके कारण से क्या हुआ, जो टैक्स देने वालों का संख्या है वो बढ़ा है, तो इसी को बोलेंगे ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। टैक्स बेस करने का मतलब कितना लोग टैक्स दे रहा है। अब देखो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं यानी टैक्स को जो है, टैक्स कॉम्प्लाइंस को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें बहुत सारे बिहेवियरल इनिशिएटिव है। तो पहला तो है ई वे बिल। तो ई वे बिल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या है ई वे बिल। ई वे बिल इंट्रोड्यूस किया है, इसके कारण से क्या होगा कि जो है लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा जो है इसी में जो है ई वे बिल से ही रिलेटेड है कि पिन कोड टू पिन कोड यानी उसमें यानी लिखा जाता है, पिन कोड मेंशन किया जाता है कि किस स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है, किस डेस्टिनेशन से किस जगह से कहाँ पे वो जा रहा है। ऐसे क्या होता था, एक ई वे बिल जनरेट कर दिया, अब उसको मान लो कोई एक ट्रक वाला है, मान लो ए प्लेस है, एक बी प्लेस है, एक सी प्लेस है। तो मान लो एक ट्रक वाला यहाँ से इसको लेकर के जाना है, ए से बी के पास, ए से बी तक लेकर के जाना है गुड्स को यानी ट्रांसपोर्ट करके, तो ये एक ई वे बिल जनरेट करेगा, ए से बी जाएगा वहाँ पहुँचा देगा, और फिर इसी ई वे बिल के थ्रू क्या करेगा, ए से फिर सी भी चला जाएगा, बी से फिर ए भी आ जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है कि एक ही ई वे बिल को यूज करके मल्टीपल टाइम को यूज कर सकता है। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए, इसी को रिमूव करने के लिए क्या करा गया है कि पिन कोड को मेंशन करना जरूरी है कि अगर आप मान लो यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो इसका जो भी पिन कोड है, इसका जो भी पिन कोड है, दोनों को मेंशन करना जरूरी है ताकि ट्रैक किया जा सके कि कहाँ पे जा रहा है। फिर तीसरा जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है रिटर्न को, जो है जो भी रिटर्न फाइल किया जाता है, रिटर्न मेड पब्लिक, रिटर्न को जो है पब्लिकली यानी एक इसके लिए जो है पोर्टल बनाया गया है जीएसटी नेटवर्क,
यानी जो भी जीएसटी का क्या होता है, जीएसटी का सारा काम ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उसी को जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है वो जीएसटी नेटवर्क है, यानी एक पोर्टल है। वहीं पे सारा चीज़ जीएसटी से रिलेटेड सारा चीज़ वहीं पे होता है। यानी वहीं पे आपको जाकर के फॉर्म भी भरना है, वहीं पे जीएसटी पे रिटर्न फाइल करना है, सारा चीज़ वहीं पे होता है। वहीं पे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको क्लेम करना है, सारा चीज़ वहीं पे होता है, यानी वो उसी पोर्टल में होता है। तो जीएसटी नेटवर्क पे ही क्या करता है कि जो टैक्स कंप्लाइंट है उसका सारा वहाँ पे पब्लिक कर दिया जाता है। कि आप अगर देखोगे कि जो शॉप है, शॉप के बाहर में जीएसटी नंबर लिखा हुआ रहता है, वो जीएसटी नंबर को डालोगे तो आप पूरा जान जाओगे, पूरा डिटेल जान जाओगे कि उस शॉप के बारे में। तो वो पब्लिक किया जाता है ताकि आप अगर किसी से परचेज करना चाहो तो आपको क्या चाहिए, इनवॉइस चाहिए, ताकि आप टैक्स को क्लेम कर सको। तो क्लेम करने के लिए आपको इनवॉइस चाहिए। इनवॉइस चाहिए तो आप कैसे जानोगे कि कौन टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या करो, सिंपल उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी जीएसटी नंबर है वो डालो वहाँ पे और उससे पता चल जाएगा। अब इसको देखो, रिटर्न क्यों बोलते हैं। रिटर्न इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो, यानी आप रिटेलर से खरीदते हो तो उसको क्या करते हो, आप टैक्स भी पे करते हो। टैक्स पे करते हो, आपने पे किया उसको, तो वो आप उसका ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। किसको, गवर्नमेंट को। इसीलिए इसको रिटर्न बोला जाता है। फिर कॉशन अगेंस्ट मिसमैच इन टैक्स फाइलिंग, कि अगर कोई मिसमैच होता है तो उसके लिए भी यानी गवर्नमेंट जो है उसको कॉशन करते रहता है, यानी उसको डायरेक्शन देते रहता है कि हाँ ये मिसमैच हो रहा है, आप इसे फिर से यानी सही कर लो ताकि आपको लिटिगेशन फेस नहीं करना पड़े। फिर फिफ्थ जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि रिपीट रिमाइंडर्स, यानी जैसे ही पुरने वाला रहेगा, यानी डेट पुरने वाला रहेगा रिटर्न फाइल का, तो एसएमएस के थ्रू आ जाएगा, एसएमएस भेजा जाएगा उसको कि हाँ आपका डेट पुरने वाला है, आप जा करके रिटर्न फाइल कर दो। फिर जो है फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया। फ्री सॉफ्टवेयर जैसे जीएसटी नेटवर्क प्रोवाइड किया गया, इसमें इनवॉइसेस हो गया, इनवॉइस क्रिएट करना, यानी फ्री सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया गया। इसके हेल्प से आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो, जीएसटी रिटर्न क्रिएट कर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न क्रिएट कर सकते हो, बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है कि ये चीज़ों को आसान कर रहा है कि इससे आपको क्या होगा कि आपको सीए का ज़रूरत पड़ेगा, वो सारा रिटर्न फाइल करेगा, वो प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करेगा। ये सब को चीज़ों को आसान कर रहा है कि अब वो सारा काम कौन करेगा, एक सॉफ्टवेयर कर देगा। फिर नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चनर बेस्ड रिटर्न फाइलिंग। क्वेश्चनर बेस्ड रिटर्न फाइलिंग क्या है कि आपने देखा होगा कि जब आप फॉर्म भरते हो यूपीएससी का या और कोई भी फॉर्म भरते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपसे पूछेगा कि क्या आप एक सर्विसमैन में हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर से एक सर्विसमैन में रहे हैं। तो आप वहाँ पे अगर करते हो टिक नो करोगे तो ऑटोमेटिक जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अगर आप यस करते हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने आप वन टिक करके आ जाएगा ऑप्शन। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी किया गया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जैसे वो टिक करेगा यस या नो पे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप उसके सामने ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, कंप्लायंस आसान हो रहा है, यानी लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा टैक्स फाइल करने में। फिर क्या है, कंप्लायंस रेटिंग पब्लिक डोमेन। कंप्लायंस रेटिंग जो है वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया जाएगा कि कौन कितना यानी कंप्लायंस यानी टैक्स को अच्छे तरीके से फाइल कर रहा है, कौन रेगुलर टैक्स को भर रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करता है कि पोर्टल पे जो है अपलोड कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है कि एक्नॉलेजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंप्लायंट टैक्स पेयर, यानी जो भी टैक्स पेयर है उसको एक सर्टिफिकेट टाइप का दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट उसको मोटिवेट कर सके कि हाँ आपने टैक्स पे किया, आपने देश के यानी हित में काम किया है, यानी अपने देश के डेवलपमेंट में काम किया है। तो इस तरीके से उसको मोटिवेट किया जाता है कि हाँ हम देश के डेवलपमेंट, देश की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, ताकि उसको मोटिवेट किया जा सके। तो ये सब स्टेप्स लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसी के कारण से देखोगे कि जो जीएसटी में है उसमें अचीवमेंट देखने को मिला है, यानी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। क्या कि अगर आप देखोगे तो जो इंडिया का जो टैक्स बेस होता था वो इम्प्रूव हुआ है, बढ़ा है। वो अगर देखोगे कि अगर आप 2017 में देखोगे तो 2017 में जो टैक्स बेस था, यानी जितना नंबर ऑफ पीपल जो टैक्स फाइल कर रहा था वो 66.25 लाख था। लेकिन वही जो है 2021 में बढ़ करके 1.28 करोड़ हो, यानी टैक्स बेस क्या हो गया है, वाइडन हो गया है। फिर नेक्स्ट जो है जीएसटी का जब टैक्स बेस बढ़ेगा तो क्या होगा, रेवेन्यू कलेक्शन भी इम्प्रूव होगा। तो जीएसटी के रेवेन्यू कलेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर आप देखोगे रेवेन्यू कलेक्शन जो है पिछले 8 कंजिक्यूटिव मंथ में देखोगे तो लगभग 1 लाख करोड़ से पार गया है, यानी
एबव 1 लाख गया है। वहीं पे अगर आप देखोगे फिर रेवेन्यू कलेक्शन अगर 2019-20 में फाइनेंशियल ईयर में देखोगे और 2016-17 से आप कंपेयर करोगे तो लगभग 42% का रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। फिर देखोगे कंप्लायंस भी इम्प्रूव हुआ है। इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट इन इफिशियंसी इन दी इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंसेस, यानी कंप्लायंसेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड रिड्यूस दी नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी, यानी जो उतना ज़्यादा नंबर ऑफ अथॉरिटी रहता था कि ये ऑफिस जाओ वो ऑफिस जाओ, वो सारे इम्प्रूव हुआ है, यानी वो सारे रिड्यूस हुआ है। इसके कारण से क्या हुआ, जो कंप्लायंस हुआ है वो इंक्रीज हुआ है, यानी इम्प्रूव हुआ है। ई इनवॉइसिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया है कि इतना ज़्यादा जो अभी भी जो इतना ज़्यादा बिल बन रहा है कि ये बिल बनाओ, ये ई-वे बिल बनाओ, वो बिल बनाओ, वो बिल बनाओ, इस तरीके का बिल को मिला करके, यानी अब क्या बोला गया है कि एक सिंगल बिल प्रिपेयर हो जाएगा, तो इसी को बोलेंगे इनवॉइसिंग, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इंक्रीज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को भी इंक्रीज किया गया, क्योंकि जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से क्या होगा, जो इंटर स्टेट जो बैरियर होता था चेक पोस्ट पे जो वो क्या हो गया, वो रिमूव हो गया। उसके कारण से क्या हो गया, उसके कारण से जो एंट्री टैक्स हो गया वो भी एलिमिनेट हो गया लगभग। इट हैज़ रिड्यूस ट्रांजिट टाइम, जो ट्रांजिट टाइम होता था यानी मूवमेंट में जो, यानी जो वहाँ से वहाँ तक मूवमेंट में जो टाइम लगता था वो भी रिड्यूस हुआ है। एज पर द एस्टीमेट अगर देखोगे लगभग 50% जो है लॉजिस्टिक एफर्ट और टाइम जो है सेव हुआ है जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद। फिर देखोगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है उस पर भी इम्पैक्ट हुआ है कि अगर प्रीवियस रेजिम में देखोगे जीएसटी से पहले उसमें जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता था उसमें एडिशनल कॉस्ट जो आता था 2% का आता था, जो कि जीएसटी के लगने के बाद जो है वो लगभग रिड्यूस होकर के 0% पे हो गया है। इससे जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो गया, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। फिर ये क्या हुआ, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको और ज़्यादा रीइंफोर्स किया है, यानी इम्प्रूव किया है। जैसे जीएसटी काउंसिल उसमें यानी जो कंस्टिट्यूट किया गया उसमें क्या हो गया कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ही प्रमोट करने के लिए इसको मेनली लाया गया है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिल करके डिसीजन ले रहा है। फिर इंक्रीज इन ट्रांसपेरेंसी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर सारा चीज़ अपलोड किया जा रहा है। उसके अंदर में फिर जो है जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी बिजनेसेस का, उसका जस्ट आप पैन नंबर या जीएसटी नंबर जो है उसका जो जीएसटी नंबर जो है उसको डालने पे वहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी भी इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन इतना बेनिफिट होने के बावजूद भी कुछ चैलेंजेस अभी भी इसमें है। उसमें से क्या क्या चैलेंजेस है, पहला तो कि ओवर एस्टिमेशन कर दिया गया था जीएसटी। ओवर एस्टिमेशन करने का मतलब जब गवर्नमेंट जो है जब इसको इनिशिएट की गई थी, यानी जीएसटी को यानी जब इम्प्लीमेंट किया गया था उस समय बहुत ही ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया गया कि इतना आएगा, कलेक्शन आएगा, लेकिन उसको फुलफिल नहीं हो पाया था। इसके कारण से क्या हुआ, एक सेंस ऑफ फेल्ड टैक्सेशन रिजिम, इस तरह का सेंसेसनेस क्रिएट हो गया। फिर दूसरा जो है कम्प्लेक्स टैक्स स्लैब, यानी बहुत ज़्यादा टैक्स स्लैब जो है बहुत ही ज़्यादा वो, यानी 5 तरह का टैक्स स्लैब है, तो ये एक कन्फ्यूजिंग टाइप का है। फिर दूसरा जो है फ्लक्चुएटिंग टैक्स रेट, यानी कब फ्लक्चुएट कर देगा, कभी किसी पे टैक्स रेट अलग डाल देता है, किसी का यानी टैक्स अलग हो जाता है। तो इस तरीके से वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। फिर कम्बरसम फाइलिंग स्ट्रक्चर, जो फाइलिंग स्ट्रक्चर है वो भी अभी भी इतना सिंप्लीफाई करने के बावजूद भी अभी भी कम्प्लेक्स है, और ये ज़्यादातर जो ओनस है यानी पूरा टैक्स पेयर पे ही पुट कर देता है, जिसके कारण से लोग क्या करता है, टैक्स पे करने से ही बचना चाहता है। द रिक्वायरमेंट टू प्रोसेस ए वैलिड टैक्स इनवॉइस, यानी बिल होना ज़रूरी है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है था और कॉम्प्लेक्स इसको बना देता है। फिर क्या है, एम्बिग्यूअस एंड कन्फ्लिक्टिंग AAR जजमेंट। AAR क्या होता है, तो ये है एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग क्या होता है कि जब मान लो कि आपको टैक्स से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है कि कितना फाइल करना है, किस कैटेगरी में आना है, इसमें सर्विस टैक्स लगेगा, ये क्या लगेगा, यानी इस तरह का जो यानी कन्फ्यूजन आता है उसको यानी उससे डील करने के लिए जो है ये एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म लाया गया। एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म क्या करता है, आपका टैक्स से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होता है उसको दूर करता है। तो डिफरेंट जो है एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म जो है डिफरेंट बेंच जो है डिफरेंट जजमेंट दे देता है। इसके कारण से क्या होता है, और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। फिर टैक्स इवेजन और टैक्स फ्रॉड का भी देखने को मिला है कि टैक्स इवेजन और टैक्स फ्रॉड अगर देखोगे तो लगभग एक न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखोगे मार्च 2020 में ही जो है बताया गया कि इंडिया में लगभग जो है 70,000 करोड़ का टैक्स इवेजन हुआ है, यानी इससे लॉस हुआ है, टैक्स इवेजन के कारण से लगभग 70,000 करोड़ का लॉस हुआ है। फिर एक्सपांडिंग दी जीएसटी प्रोव्यू, यानी बहुत सारे टैक्स यानी कमोडिटी जो है अभी टैक्स के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया गया, जैसे हो गया इलेक्ट्रिसिटी, हो गया फ्यूल, हो गया खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसको अभी इंक्लूड किया ही नहीं गया है। अब इसके कारण से जैसे कि आप पेट्रोल का ही बात करो यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बात करो तो सेंटर स्टेट दोनों आपस में यानी भिड़ते रहता है। इसके कारण से क्या करेगा कि एक बढ़ा देगा, दोनों अपना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते जाता है। इसके कारण से फाइनली क्या होता है कि जो कॉस्ट होता है बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है।
फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है कंपनसेशन जो स्टार्ट किया गया था उससे रिलेटेड है। उसमें क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट जो है पेंडेमिक जब से कोविड आया है तो उसके कारण से जो है गवर्नमेंट पे नहीं कर पा रही है, जो स्टेट का यानी कंपनसेशन है उसको पे नहीं कर पा रही है, ये ड्यू पे ड्यू होते चला जा रहा है, जो कि एक कंसर्न है। फिर डिले इन रिफॉर्म जो बोला गया था कि रिफॉर्म किया जाएगा, तो पेंडेमिक के कारण से इसको पोस्टपोन किया जा रहा है, यानी इसमें रिफॉर्म भी नहीं किया जा रहा है पेंडेमिक के कारण से। फिर ट्रांजिशनल इशू हो गया कि इवन आफ्टर 4 ईयर्स मेनी असेसेस आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल और लीगल इशू देखने को मिला है कि कभी सर्वर नहीं काम करेगा, कभी इस तरह का टेक्निकल ग्लिचेज देखने को मिलेगा, इसको अभी भी सुधार नहीं कर पाई है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हम सजेस्ट क्या कर सकते हैं, तो सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए कि एक सिंपलर टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर होना चाहिए कि 3 टैक्स स्लैब हो, यानी जो कि एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया कि 3 स्लैब स्ट्रक्चर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है उसको रेशनलाइज करने में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट जो है ऑप्टिमाइज डिजिटल रिसोर्सेज, जो डिजिटल रिसोर्सेज है यानी इट कैन पुट हेल्प एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आप डिजिटल रिसोर्सेज यानी डिजिटल जो टेक्निकल ग्लिचेज आ रहा है इसको जब आप रिफॉर्म कर दोगे इससे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसको यानी क्लेम करना आसान हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द पोर्टल टू हैंडल हायर नंबर ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को जो प्रोसेसिंग है वो इसका इम्प्रूव हो जाएगा। फिर रोबस्ट कंप्लाइंस रिजीम, यानी टैक्स इवेडर को जो है यानी कैच करने के लिए जो है जो भी यानी अनइथिकल और इलीगल टैक्स प्रैक्टिसेस में इंक्लूड है, उसके लिए गवर्नमेंट को एक रोबस्ट और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इंटेलिजेंट जीएसटी सिस्टम क्रिएट करना चाहिए ताकि जो टैक्स इवेड करने की कोशिश करता है उसको कैच किया जा सके और उसको पनिश किया जा सके। फिर फोकस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर को ये जरूरी है कि जो यानी फिगर आउट करने की जरूरी है, यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रेवेन्यू से रिलेटेड जो शेयर करने पे जो यानी बैटल हो रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है, उसको यानी उस बैटल को रिमूव करने की ज़रूरत है, सो दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको याद रखना कि जुलाई 1 जो है उसको जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है टैक्स रिफॉर्म को यानी जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये पूरा आज कंप्लीट हो गया जीएसटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आया था वो पूरा कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो मेंस का क्वेश्चन लिख सकते हो, 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो दोनों में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसका क्वेश्चन एक बार देख सकते हो। अब इसमें जो एक बचा है टॉपिक जीएसटी से रिलेटेड, वो जीएसटी कंपनसेशन से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग कभी फिर नेक्स्ट जो जब इस तरह का कोई आर्टिकल आएगा, इशू आएगा, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।